हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक। और आज हम उपसहज संयोजक यौगिक से जो संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे थे उनको आगे बढ़ाएंगे। तो अब आती है केंद्रीय आयन की डेफिनेशन। तो केंद्रीय आयन, आप ध्यान देना, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे CONH3 की ट्वाइस और Cl2, और इस प्रकार का ये निशान लगा देता हूं। ये हमें बताता है कि ये उपसहज संयोजक यौगिक है। इस निशान से पता चलता है। यहां जो मैंने निशान की शुरुआत में ये लिखा है, ये कोबाल्ट, ये केंद्रीय आयन है। इसे केंद्रीय धातु परमाणु भी कहा जाता है, केंद्रीय धातु आयन भी कहा जाता है और केंद्रीय आयन भी कहा जाता है। तो उपसहज संयोजक यौगिकों में वह धातु परमाणु जो अन्य लिगंड के साथ उपसहज संयोजक बंध बनाकर जुड़ा रहता है, केंद्रीय आयन कहलाता है। अगर यूं ना समझ आया तो इसकी संरचना देखिए, फिर समझ आ जाएगा आप लोगों को। जैसे कोबाल्ट की समन्वय संख्या 2 और 2 4 है। ये कोबाल्ट धातु है, इसके साथ 2 एमीन जुड़े हैं, 2 क्लोरो जुड़े हैं, 2 और 2 4, तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो गई। 4 हो गई तो इसकी आकृति याद रखना वर्गाकार होगी। ये एक बाद में आएगा आकृति वाला पोर्शन, वहां मैं आपको बताऊंगा कि आकृति किस प्रकार कैसी बनती है। केंद्रीय आयन को यहां लिख देंगे इसके मध्य में, और यहां से उपसहज संयोजक के निशान कोनों पर से यहां लगा देंगे। और उसके बाद में देखना NH3 2 बार है, तो NH3 को किसी भी साइड से 2 बार यहां लगा देता हूं। उसके बाद में Cl भी 2 बार है, या आप कहीं मर्जी है वहां जोड़ दीजिए सारे। और अब देखिए नाइट्रोजन परमाणु कोबाल्ट को अपना लोन पेयर देकर के उपसहज संयोजक बंध बना रहा है। क्लोरीन परमाणु भी अपना इलेक्ट्रॉन देकर के और कोबाल्ट को उपसहज संयोजक बंध बना रहा है। तो फिर ये जो सेंटर में लिखा है, केंद्र में लिखा है, ये सारों से लोन पेयर लेकर के और उपसहज संयोजक बंध बनाता है, तो ये केंद्रीय आयन हो गया। तो उपसहज संयोजक यौगिकों में उपस्थित वह धातु परमाणु, ये हमेशा धातु आएगा, यहां पर अधातु कभी नहीं आती। वह धातु परमाणु जो अन्य अणु परमाणु आयनों के साथ उपसहज संयोजक बंध बनाकर जुड़ा रहता है, केंद्रीय आयन कहलाता है। ये सारे मैंने जो बाहर लिखे हैं इन्हें लिगंड बोलते हैं। तो अब इसी की डेफिनेशन हम आगे बढ़ाते हैं कि लिगंड क्या होते हैं। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, एग्जाम में प्रश्न आया था कि उभय दंतुक लिगंड क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो लिगंड आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनके प्रकार भी सिलेबस में शामिल हैं लिगंड के। तो लिगंड किसे बोलते हैं? ये जो आप बाहर की तरफ देख रहे हो, केंद्रीय धातु परमाणु के बाहर की तरफ जो अणु परमाणु आयन लगे हैं, ये लिगंड है। परिभाषित कैसे करेंगे? ठीक जिस प्रकार हमने केंद्रीय आयन को परिभाषित किया, इसी प्रकार इनको परिभाषित करेंगे कि उपसहज संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए वो अन्य अणु परमाणु आयन जो ऋणावेशित हो अथवा जिनके पास न्यूनतम एक लोन पेयर उपस्थित हो, तो उन्हें लिगंड कहा जाता है। उपसहज संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए वो अन्य अणु परमाणु आयन जो ऋणावेशित हो अथवा जिनके पास न्यूनतम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो उन्हें लिगंड कहा जाता है। तो हमने लिगंड को परिभाषित किया। अब बारी आती है लिगंड के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ लिगंड हमारे सिलेबस में शामिल है। तो लिगंड के प्रकार में देखिए, पहला है एक दंतुक लिगंड। एक दंतुक लिगंड जो केवल और केवल एक ही बंध बनाता है। तो एक दंतुक लिगंड, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मोनोडेंटेट। मोनो शब्द हमेशा एक के लिए आता है, तो मोनोडेंटेट, एक दंतुक लिगंड, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट सुनिए पहले क्या होते हैं, आपको परिभाषित ऐसे करना है कि उपसहज संयोजक यौगिकों में पाए जाने वाले वो लिगंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित हो। यहां देखिए, पहले एक बात बता रहा हूं आपको, यहां इसमें नाइट्रोजन भी है और 3 हाइड्रोजन है।
लेकिन इस कोबाल्ट को अपना लोन पेयर कौन दे रहा है? सिर्फ नाइट्रोजन परमाणु ही दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं दे रहा है। हाइड्रोजन NH3 एमीन है, एमीन में केवल नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर देता है। तो फिर यहां दाता परमाणु कौन हुआ? नाइट्रोजन हुआ। तो हर बार जब भी मैं एमीन लिखूंगा तो एमीन में तो नाइट्रोजन ही कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो फिर दाता परमाणु नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो कहने का अर्थ एमीन में तो नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाता है कोबाल्ट के साथ, तो नाइट्रोजन दाता परमाणु हो गया। इसलिए हर बार नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा NH3 में। तो फिर नाइट्रोजन वाला जो एमीन में जो नाइट्रोजन है वो क्या हो गया? वो एक दंतुक लिगंड हो गया। तो उपसहसंयोजक यौगिकों में उपस्थित वे लिगंड जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल किसी अणु में उपस्थित जब एक ही परमाणु और उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो उसे एक दंतुक लिगंड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में आप उसे यूं बोल सकते हैं कि वे लिगंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है उन्हें एक दंतुक लिगंड कहते हैं। जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें द्विदंतुक लिगंड कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा यही है। अब एक दंतुक लिगंड कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एक दंतुक लिगंड में H2O। H2O में लोन पेयर ध्यान रखना दो होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं H2O में, लेकिन है ये एक दंतुक लिगंड क्योंकि जब आप यहाँ H2O लिखोगे तो केवल ऑक्सीजन परमाणु ही और कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। हर बार ऑक्सीजन ही बनाएगा बॉन्ड, तो फिर दाता परमाणु तो एक ही हुआ, एक ही हुआ। तो इसे मैं बोलूंगा एक दंतुक लिगंड। तो H2O को लिगंड के रूप में तो आप बोलोगे एक्वा। यहां जब लिगंड के रूप में आएगा यहाँ H2O तो आप उसे IUPAC नामकरण करते समय क्या बोलोगे? एक्वा बोलोगे। जब जब H2O लिखा होगा एक्वा। और याद रखना इस पर, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है तो लिखूंगा इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है, तो इस पर शून्य आवेश लिखूंगा। और फिर H2O के बाद में आप याद रखना NH3 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है तो लिगंड के रूप में तो इसे एमीन लिखा जाएगा। याद रखना ये सूत्र तो अमोनिया का होता है, लेकिन जब उपसहसंयोजक यौगिकों में आप यहां से लिखोगे तो NH3 को अमोनिया ना बोल करके और एमीन बोला जाएगा IUPAC पद्धति में। तो एमीन है, यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है और इस पर कोई आवेश नहीं, तो आवेश शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार बात करूं PH3 जिससे आप फॉस्फीन कहते हो, तो लिगंड के रूप में भी इसे फॉस्फीन ही बोला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, फॉस्फीन। और फॉस्फीन याद रखना P यानी फास्फोरस परमाणु। फॉस्फीन में फास्फोरस परमाणु 15वें वर्ग में आता है और 15वें वर्ग वालों के पास लोन पेयर होता है, तो यहां भी लोन पेयर लगा दूंगा। तो फास्फीन में लोन पेयर है तो यहाँ फास्फीन में से फास्फोरस और दाता परमाणु के रूप में काम करेगा। इस पर भी कोई आवेश नहीं है तो शून्य लगा देंगे कि शून्य इस पर आवेश है। उसके बाद में बात करते हैं CO जिसे सामान्यतः आप रसायन विज्ञान में कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, लेकिन जब CO यहां लिखा हुआ आपको मिले तो आप याद रखना उसे कार्बोनिल बोलना। क्या बोलना? आप इसे कार्बोनिल बोलना। लिगंड के रूप में जब CO लिखा मिले आपको तो आप कार्बोनिल बोलना। और कार्बोनिल में याद रखना O परमाणु दाता परमाणु के रूप में होता है और इस पर भी कोई आवेश नहीं, तो शून्य आवेश होता है। अब CO के बाद में यहां लिख रहा हूं NO परमाणु, ठीक है ना। CO के बाद में यहां लिख रहा हूं NO। सामान्यतः NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं केमिस्ट्री, लेकिन नहीं, जब यहां आपको NO लिखा मिले लिगंड के रूप में तो आप याद रखना इसे नाइट्रोसिल बोलना। क्या बोलना? आप इसे नाइट्रोसिल बोलना। ये याद रखने वाली बातें हैं और एक दंतुक लिगंड में इन बातों को आप याद रखना। जितने एक दंतुक है वो सारे यहां बता दूंगा। नाइट्रोसिल बोलोगे NO को, इसमें दाता परमाणु N होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस पर आवेश शून्य होता है तो यहां शून्य लगा देंगे, तो दाता परमाणु N हो गया, आवेश शून्य हो गया। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसी में आपके C5H5N और N पर लोन पेयर लगा देता हूं। इसको बोलते हैं पिरिडीन। आप इसे क्या बोलोगे?
आप इसे बोलोगे पिरीडीन, और पिरीडीन में दाता परमाणु N होता है तो आप N लिखोगे। इस पर कोई आवेश नहीं होता तो आवेश शून्य कर देना। इसी प्रकार एक होता है C6H5 और इसकी होल थ्राइस और बाहर P लिखा है मैंने। P को याद रखना, P फास्फोरस का प्रतीक है, ठीक है ना। तो ये C6H5 आप जानते हो, इसे बेंजीन कहते हैं, इसे फेनिल भी कहते हैं। तो यहाँ 3 फेनिल हैं, तो ट्राइफेनिल फास्फीन। आप इसे यहाँ क्या बोलोगे, आप बोलोगे ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन बोलोगे। और इसमें दाता परमाणु ये फास्फीन होता है तो P लगा देंगे। इस पर कोई आवेश नहीं होता तो आवेश शून्य लगा देंगे। इस प्रकार से H2O हुआ, NH3 हुआ, PH3 हुआ, CO हुआ, NO हुआ, और C5H5NB और C6H5 की होल थ्राइस और P, ये सारे के सारे उदासीन वाले एक दंतुक लिगंड हो गए। ये सारे एक दंतुक होते हैं और सारे के सारे उदासीन होते हैं। अब नेक्स्ट हम एक दंतुक में बात करते हैं आपके ऋणावेशित लिगंड की। एक दंतुक ऋणावेशित लिगंड की बात करूं तो आपको याद रखना है, सारे के सारे हैलोजन, हैलोजन को X से दर्शाते हैं, तो सारे के सारे हैलोजन हैं वो ऋणावेशित होते हैं। तो यहां माइनस लगा देता हूं। और जब ये हैलोजन जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यहां आए तो आप इनको बोलोगे हेलो। इनको कैसे बोला जाता है, हेलो बोलते हैं इनको। हेलो का मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार बोलना है। और इस पर याद रखना कि दाता परमाणु, हैलोजन खुद दाता परमाणु होते हैं, तो हैलोजन यहां दाता परमाणु लगा देता हूं। और इन पर आवेश याद रखना -1 होता है सारे हैलोजनों पर, और -1 आवेश होता है। फिर उसके बाद में हैलोजन के बाद आता है OH-, जिससे आप बोलोगे हाइड्रोक्सो। जब OH, याद रखने वाली बात है कि यहाँ ये OH जब यहाँ लिगंड के रूप में लिखा तो आप नामकरण करते समय इसे हाइड्रोक्सो बोलोगे, और हाइड्रोक्सो बोलोगे। इसमें दाता परमाणु हमेशा O होता है, दाता परमाणु O होता है, और इस पर आवेश देखिए -1 है तो -1 आवेश लगा देंगे। ये बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार CN, आप याद रखना कार्बन पर ऋणावेश लगाना। CN जब यहां आ जाए लिगंड के रूप में तो आप इसे साइनो बोलना। आप इसे क्या बोलना, IUPAC की नामकरण पद्धति में इसे साइनो बोला जाता है। और साइनो, इसमें कार्बन दाता परमाणु के रूप में काम कर रहा है तो यहां C लिख दूंगा। और याद रखना इस पर -1 आवेश है तो -1 इस पर आवेश मिल रहा है। इसी प्रकार जस्ट इसका विपरीत NC लिखना। NC में याद रखना अब N पर माइनस लगा देना। N पर माइनस लगा दोगे और साइनो वाले का जस्ट अपोजिट करके यूं लिख दोगे आइसोसाइनो। क्या बोलोगे आप यहां, इसको बोलोगे आइसोसाइनो। ये बातें सारी की सारी आपको याद रखने वाली हैं। इन लिगंड को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। NC आइसोसाइनो बोलोगे, इसमें दाता परमाणु N है क्योंकि ऋणावेश N पर लगा है तो दाता परमाणु N है, दाता परमाणु N हो गया और आवेश -1 है। ये बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार अब यहां बात करता हूं NH2 ऊपर माइनस, NH2 के ऊपर माइनस है तो याद रखना आप इसे एमिडो बोलोगे। क्या बोलोगे इसे, एमिडो। NH2 को आप, NH2 है ऊपर -1 है, इसे आप एमिडो बोलोगे, एमिडो। याद रखना जब NH3 आता है तो आप उसे एमीन बोलते हैं, NH2 माइनस आएगा तो आप उसे एमिडो बोलोगे। दाता परमाणु इसमें N होगा, दाता परमाणु N होगा, इस पर -1 आवेश है तो -1 आवेश लगा देंगे। अब इससे मिलता जुलता एक यहां इसके पास में लिख रहा हूं आप लोगों को याद करने हेतु। याद रखना अगर NH2 और ऊपर भी 2 दिया हो, NH2 और ऊपर भी -2 दिया हुआ हो तो आप याद रखना इसको आप इमिडो बोलोगे। तभी तो ये पास पास लिख रहा हूं मैं, याद रखना इनको। NH2 ऊपर -1 है तब तो एमिडो बोलना, NH2 ऊपर -2 तब आप इसको इमिडो बोलना। इसमें भी दाता परमाणु N होगा लेकिन आवेश दिख रहा है हमें, इस पर 2 आवेश होगा।
ये बात आपको याद रखनी है। अब इधर लिखता हूं, अगर O2 ऊपर -1 लिखा है तो आप याद रखना इसे ऑक्सो बोलना, लिगंड के रूप में इसे आप ऑक्सो बोलना, और इसमें दाता परमाणु O हो जाएगा और इस पर -1 आवेश है तो -1 आवेश हो जाएगा। ये सारे के सारे में एक दंतुक लिगंड लिख रहा हूं, यानी इनमें एक ही दाता परमाणु होता है। इसी प्रकार इसके पास में एक और लिख रहा हूं, O2 ऊपर -2, दोनों पास पास लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। O2 ऊपर -2 तो आपको लिखना है पर ऑक्सो, पर ऑक्सो, इसको याद रखना है, आपको परोक्सो लिखना है, और इसमें भी दाता परमाणु O होता है और इस पर -2 आवेश होता है। इसी प्रकार अगर दिया हो CO3 -2 तो आप याद रखना सामान्यतः केमिस्ट्री में इसे कार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन जब लिगंड के रूप में यहां आ जाए तो आपको कार्बोनेटो बोलना है। क्या बोलना है? कार्बोनेटो इसको बोलना है, और इसमें दाता परमाणु हमेशा O होगा, दाता परमाणु हमेशा इसमें O होगा और इस पर -2 आवेश होगा। इसी प्रकार इससे मिलता जुलता SO4 -2 जिसे हम सल्फेट कहते हैं सामान्यतः मूलक के रूप में, लेकिन इसे यहां आप सल्फेटो बोलना, लिगंड के रूप में सल्फेटो लिखा जाएगा। इसमें भी दाता परमाणु O होता है और इस पर आवेश आपको नजर आ रहा है -2 होता है। यह बात आपको याद रखनी है। इसी प्रकार ये मतलब माइनस वाले हैं, कुछ माइनस वाले जिसे आप याद रखना S-2 आए तो आप इसे सल्फिडो बोलना। S के ऊपर -2 लिखा हो तो सल्फिडो बोलना, दाता परमाणु S होगा, आवेश -2 होगा। इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं N के ऊपर -3, N के पैरों में नहीं, N के ऊपर -3 आवेश है तो आप इसे एजिडो बोलना, एजिडो आप इसको बोलना, और इसमें दाता परमाणु N होगा और -3 आवेश होगा। इसी प्रकार याद रखना अगर P के ऊपर -3 आवेश देकर आपको पूछे तो आप इसे फास्फिडो बोलना, आप इसे फास्फिडो बोलना, लिगंड के रूप में दाता परमाणु फास्फोरस हो जाएगा और इस पर -3 आवेश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर NO2- दिया हुआ तो आपको इसे नाइट्रो बोलना है, यानी NO2- यहां लिगंड के रूप में लिखा हो तो आपको नाइट्रो बोलना है। इसमें दाता परमाणु N होगा और आवेश आपको नजर आ रहा है 1 होगा इस पर। और अगर इसी संरचना को यूं दे दिया जाए ONO- तो फिर आपको इसे नाइट्राइटो बोलना है, नाइट्राइटो, और इसमें दाता परमाणु O होगा और -1 आवेश होगा। और अंतिम H- दिया हुआ हो तो आपको हाइड्रिडो बोलना है, हाइड्रिडो बोलना है H- को, इस पर इसमें H परमाणु दाता होगा और -1 आवेश होगा। तो सारे के सारे ऋणावेशित लिगंड हैं एक दंतुक वाले, वो भी पूरे हुए। नेक्स्ट हम द्विदंतु के बारे में अगले वीडियो में